नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग। 8 और 9 दिसंबर को देवभूमि उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करने जा रहा है। पूरी देश दुनिया को मालूम चलेगा देवभूमि उत्तराखंड के पोटेंशियल को लेकर, क्योंकि निवेश एक ऐसी सीढ़ी है जिसके सहारे कोई भी राज्य आर्थिक तरक्की कर सकता है, रोजगार की नई संभावनाएं पैदा कर सकता है, अपने राज्य में प्रॉस्पेरिटी ला सकता है। और जब हम निवेश की बात करते हैं, मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष राजीव कुमार साहब, जिनका एक बहुत खास एसोसिएशन है देवभूमि उत्तराखंड के साथ। और आपसे बेहतर व्यक्ति कौन हो सकता है जो ये बता सकता है कि इस निवेश से उत्तराखंड में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, आपका अभिनंदन राजीव कुमार जी। और बहुत कम लोग जानते हैं कि आपका बहुत अच्छा एसोसिएशन रहा है बहुत लंबे समय से उत्तराखंड के साथ। सर, इस इनिशिएटिव को आप किस तरह से देखते हैं कि ग्लोबली राज्य जो है उत्तराखंड रीच आउट कर रहा है इन्वेस्टर्स के पास अपने पोटेंशियल को लेकर कि आइए देवभूमि उत्तराखंड में निवेश करिए, किस तरह से आप इसको देखते हैं सर? नहीं, नमस्कार रमेश। बहुत खुशी है देवभूमि डायलॉग में जुड़ने के लिए। और आपने जो ये बात उठाई है वो अत्यंत आवश्यक बात उठाई है कि कैसे निजी निवेश से जो ही निजी निजी निवेश के द्वारा ही जो है वो अपनी जो अर्थव्यवस्था है वो आगे बढ़ सकती है। उसी के द्वारा हम लोग रोजगार अपने जनरेट कर सकते हैं और उस निजी निवेश को बढ़ने से ही हमें जो है वो एक प्रॉस्पेरिटी और पब्लिक वेलफेयर का रास्ता हम लोग नाप सकते हैं। तो ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हो रही है 8 और 9 दिसंबर को, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस, दोनों दिन है। बहुत महत्वपूर्ण एक पहल है पुष्कर धामी साहब की, क्योंकि उत्तराखंड की जितनी भी खूबी हैं, उत्तराखंड का जितना बड़ा पोटेंशियल है, उसको जो है वो दर्शाया जा सकता है सारे विदेशी और देश के निवेशकों से। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस तरह से जो जो दर्शाया जाएगा और जिस तरह से ये चीज़ जो है उसकी जो प्लानिंग हुई है, उसमें निवेशकों का जो है वो इंटरेस्ट ज़रूर जागेगा और वो बड़ी मात्रा में आएंगे। और उत्तराखंड की जितनी बहुत बड़ी पोटेंशियल है कई क्षेत्रों में, उसका जो है वो उसमें निवेश करेंगे। और जैसा मैंने कहा कि उसकी वजह से उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था और रोजगार और जनता के हित का सब में जो है वो एक बड़ा परिवर्तन आने की पूरी उम्मीद है मुझे। सर, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं कि 21वीं शताब्दी का ये तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, और जब ये कहा गया था, आप खुद नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे, इस बात से कितना बल मिलता है, खासकर इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स की अगर हम बात करें? नहीं, देखिए, बिल्कुल जरूर, बहुत ही सटीक बात है, मतलब बहुत सही बात है। क्योंकि उत्तराखंड इस समय एक ऐसे कगार पे खड़ा है जहाँ पर उसके बहुत सारे जो क्षेत्र हैं वो बिल्कुल निवेश के लिए तैयार हैं, जिसको कि मैं गिनवाऊं। जैसे कि कृषि क्षेत्र है, उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा कृषि क्षेत्र का जो है वो प्रोग्रेस हो सकती है। यहाँ का देहरादून का बासमती राइस कितना मशहूर है, ये हम उसको निर्यात के लिए तैयार कर सकते हैं। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें कि हमारा हॉर्टिकल्चर और फिशरीज वगैरह बहुत बढ़ सकती हैं। तो इसलिए देहरादून उत्तराखंड में जो है वो बहुत बड़ा काम ये हो सकता है। दूसरा काम जो है उत्तराखंड का दूसरा क्षेत्र जो मुझे लगता है वो ये कि जो टूरिज्म है, और ख़ासतौर से हाई वैल्यू टूरिज्म, मास टूरिज्म नहीं, क्योंकि वो हम लोग उसको, हमारी जो पर्यावरण है उसको भी सस्टेन हमें करना है, मगर हाई वैल्यू टूरिज्म के लिए बहुत सारे हमारे क्षेत्र अभी जो हैं वो बहुत 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 ही पोटेंशियल है। क्योंकि हिमालय का जो पूरा अपना जो हिमालय की घाटियां हैं और जो ग्लेशियर्स हैं और जो हमारे और पासेज आगे तक हैं, और जो कैलाश यात्रा जो हमारी अब शुरू हो जाएगी, उस सब में वो पर्यटन का एक बहुत बहुत तेजी से उसमें निवेश हो सकता है और उसकी जो है वो पोटेंशियल अत्यधिक है। और आखिरी में जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि अच्छा, कि जो हमारा उद्योग है, जैसा कि जो पंतनगर के पास रुद्रपुर में जो बहुत बड़ा चीज लगी है, या फिर जो हमारी हरिद्वार के आसपास लगी है, उन सब क्षेत्रों में उद्योग के लिए भी काफ़ी बड़ी गुंजाइश है। क्योंकि ऐसी चीज़ें जो कि एग्रीकल्चर पे बेस्ड हैं, या जो रेयर मिनरल्स पे बेस्ड हैं, या जो आयुर्वेदिक हर्ब्स पे बेस्ड हैं, उन सब का जो उद्योग जो है, उन सब के उनके आधारित उद्योग उत्तराखंड में लग सकते हैं। और
टूरिज्म के साथ साथ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, जिसमें कि होटल हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, और ये और बाकी जो चीज़ें हैं उसके साथ में जुड़ी हुई, वो भी हो सकता है। और एक बात मैं कहना भूल गया, वो ये कि उत्तराखंड तो बहुत ज़माने से अपनी शिक्षा क्षेत्र के लिए मशहूर है। और ये शिक्षा जो है वो स्कूल तक तो बहुत सारे नामी गरामी स्कूल हैं हमारे उत्तराखंड में। जी। और इसको अब बढ़ाकर हम लोग अगर उच्च शिक्षा के स्तर पे ले जाएं और उसको बढ़ाएंगे, तो उसमें भी अब निवेश का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। और उसमें उसके लिए उसकी गुंजाइश भी बहुत है कि जिसमें प्राइवेट निवेश हो सके। आपने कई बड़े जो इन्वेस्टमेंट मीट हैं वो अटेंड किए हैं, कई राज्य सरकारों को आपने सलाह दी है। सर, एक और बात मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि जो हमारा पोटेंशियल है वो पोटेंशियल ये है कि कई राज्यों से ज़्यादा सस्ती इलेक्ट्रिसिटी उत्तराखंड में है। वर्किंग पॉपुलेशन 61% के आसपास हमारे पास है। एक कंड्यूसिव और सस्टेनेबल एनवायरनमेंट या इकोसिस्टम हमारे पास मौजूद है। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में बहुत शानदार हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। और सबसे दिलचस्प बात मैं नोटिस कर रहा हूं कि कुछ हो ना हो, लेकिन निवेशक जिस तरह के सुझाव दे रहे हैं, तो नई पॉलिसीज भी बन रही हैं, पॉलिसीज में फटाफट अमेंडमेंट भी हो रहा है। तो क्या ये लगता है कि ये एक बेहतर माहौल देने की कोशिश में हम निवेशकों को ये भरोसा दिला पाएंगे कि उनके लिए एक विन विन सिचुएशन रहेगा देवभूमि उत्तराखंड में आना? नहीं, मुझे इस बात का पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी साहब के नेतृत्व में पूरी उत्तराखंड की सरकार इस समय एक इन्वेस्टर फ्रेंडली सरकार बन चुकी है। और निवेशकों को इसमें इससे ज़्यादा सबसे बड़ी जो महत्वता है वो इसी को देते हैं कि जब वो अपना निवेश करें तो कैसे जो उनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो जो है वो मिलती जाए, और ग्राउंड रियलिटी पर उसको उनको उसका प्रावधान हो। और क्योंकि मुख्यमंत्री खुद अपने आप इस बात पर निगरानी रख रहे हैं और उसको फॉलो अप करते हैं, और उसको जैसा कि आपने कहा कि उसमें जो है वो फीडबैक पर बहुत जल्दी अमल करते हैं और पॉलिसीज को चेंज करते हैं। तो ये जो एक इकोसिस्टम जो बन रहा है अभी उत्तराखंड में, जो कि इन्वेस्टर फ्रेंडली, प्राइवेट इन्वेस्टर फ्रेंडली इकोसिस्टम बन रहा है, वो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा आकर्षण होगा निवेशकों के लिए। और इस बात को हमको और जितना ज़्यादा हम इसको निवेशकों तक पहुंचा सकें उतना अच्छा होगा। और इसके लिए सबसे एक बड़ा तरीका ये होता है रमेश की, सर। 2-3 बड़े निवेश हम लोग लेकर और उनकी जो है उनको हम जो है वो उन पर उनको कारगर कर दें, उनको हम सीमा उनको पहुंचा दें, उनकी अपनी उनके लक्ष्य तक पहुंचा दें। तो सबसे बड़ा जो आपका एडवर्टीजमेंट होता है वो वही होता है कि जो अगर वो जो निवेशक जो सक्सेसफुल हैं, और जो मेरे ख्याल में ज़रूर होंगे ही उत्तराखंड में, वो जब दूसरों से बात करते हैं तो उससे एक नया एक आयाम आ जाता है, एक नया एक इन्वायरमेंट बन जाता है और बाकी निवेशों के लिए। तो ये जो आपने बात कही कि सरकारी तंत्र को निजी निवेश के लिए जोड़ना और उसको आगे प्रोत्साहन देना और उसको कारगर करना, ये जो उत्तराखंड में काम हो रहा है, इससे मुझे पूरी उम्मीद है कि निवेशक आएंगे और निवेशकों को ये महसूस हो जाएगा कि उत्तराखंड में निवेश करने से कितने ज़्यादा लाभ हो सकते हैं। सर, अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं, खासकर मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं, उसके बाद मैं एग्रीकल्चर और आपके सर्विस सेक्टर में आऊंगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी जो हमारा जीडीपी को 50% तकरीबन कंट्रीब्यूट करता है, इसमें भी 50% जो है आपका ऑटोमोबाइल कंट्रीब्यूट करता है, जो ऑटो कंपोनेंट्स, पार्ट्स वगैरह हैं। तो आपको लगता है, जैसे कि आपने कहा उधम सिंह नगर या जो हमारे 8 इंडस्ट्रियल हब हैं, खासकर ई व्हीकल्स की हम बात करें या जिस तरह का दौर अब चल रहा है, और हमारी क्लोज प्रॉक्सिमिटी है आपके एनसीआर, दिल्ली कैपिटल और एनसीआर के साथ, और साथ साथ एक नॉन पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट जो उत्तराखंड दे रहा है। आपके कनेक्टिविटी के लिहाज से भी अगर आप रोड देखें, रेल देखें, एयर देखें, कनेक्टिविटी में बहुत ज़बरदस्त सुधार आया है। बहुत शानदार हाईवे बने हैं। अब आप 2-2.5 घंटे में आने वाले दिनों में दिल्ली से देहरादून पहुंच जाएंगे। और स्टेट के अंदर भी अगर आप कनेक्टिविटी देखेंगे, बहुत हद तक सुधार दी गई है। तो आपको लगता है कि जो हमेशा निवेशक देखता है कि साहब मेरा क्या फायदा होगा, तो यहां फायदा दिखता है और बहुत सारे फैक्टर्स वो फायदा दिखा रहे। नहीं, जैसा कि आपने जितनी भी चीज़ें गिनाई वो बहुत ज़रूरी हैं। और ये जो आपके हम लोग की जो 8 इंडस्ट्रियल स्टेट्स या 8 इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बन रहे हैं, उसमें कई तो आगे बढ़ ही चुके हैं काफ़ी, उधम सिंह नगर वगैरह जैसे, और उसमें ऑटो कंपोनेंट बहुत बड़ी तादाद में बन रहे हैं।
और मुझे लगता है कि अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स का दौर आ रहा है, और जो कि जितनी भारत सरकार जितनी अटेंशन इलेक्ट्रॉनिक्स में दे रही है, उस इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर क्षेत्र में बहुत ज़्यादा एक तो नॉन पोल्यूटिंग एटमॉस्फेयर की ज़रूरत होती है, और दूसरी स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होती है। और उत्तराखंड में दोनों ही चीज़ें मुहैया हैं, दोनों ही चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी उनको। इसलिए मुझे लगता है कि अब मैन्युफैक्चरिंग को और थोड़ा सा हाईटेक करके, और जो ऑटोमोबाइल कंपोनेंट वगैरह से आगे बढ़कर ये जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में, और जो 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 मशीन टूल्स हैं उसमें, और जो हैंड टूल्स हैं वगैरह, मतलब जो हाई टेक हैं, मगर जिनके जिनके स्किल्ड लेबर जिनको ज़्यादा ज़रूरत है, उस पर अगर हम लोग उत्तराखंड में जो है वो निवेशक आएंगे तो उसमें और बड़ा फायदा होगा। और इसी के साथ साथ जो है वो, जैसा मैंने पहले भी कहा, और जिस पे ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है, वो ये है कि कृषि पदार्थ को मैन्युफैक्चर करना, एग्रो प्रोसेसिंग, आज हमारे देश में सिर्फ 10 या 11% जो है वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो है उस पर प्रोसेसिंग होती है। और जितना हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट उत्तराखंड में पैदा हो रहा है, जैसे कि सेब हैं, कीवी किन्नू है। है, पपीता है वगैरह, तो कीवी है, उसको अगर हम प्रोसेस करके वैल्यू ऐड करके हम अगर बाहर भेजें, उनका निर्यात उत्तराखंड से हो, तो उसमें एक बहुत बड़ा स्कोप है आगे बढ़ने का। तो हम उद्योग को सिर्फ ऑटोमोबाइल और छोटे लघु उद्योगों से, मतलब जो लाइट इंजीनियरिंग कहते हैं, उससे ना जोड़ें। हम नए रास्ते ढूंढें, इलेक्ट्रॉनिक्स का है, या एग्रो प्रोसेसिंग का है, या फिर और आपका गारमेंट्स है, बुटीक गारमेंट्स हैं, इनमें अगर हम लोग चलेंगे तो मेरे ख्याल में उत्तराखंड में बहुत फायदा होगा, और उत्तराखंड में निवेश और ज़्यादा आएगा। सर, एक और बात मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर हम उत्तराखंड की बात करें, ये 3 डिस्ट्रिक्ट तो हमारे ग्रोथ इंजन है, खालिस्ता उधम सिंह नगर, देहरादून और हरिद्वार। लेकिन जो बाकी हमारे 10 डिस्ट्रिक्ट बचते हैं, उसको कैसे फोकस किया जाए? बिकॉज वो जो बैलेंस है, वो पर कैपिटा इनकम में भी वो डिफरेंस दिखता है, वो इकोनॉमिक ग्रोथ और जो जीडीपी का साइज डिस्ट्रिक्ट वाइज है उसमें भी वो अंतर दिखता है। इसको कैसे बैलेंस करें? क्योंकि अगर निवेश नीचे ही आएगा तो फिर पहाड़ जिस उद्देश्य से ये राज्य बना था वो तो पीछे रह जाएगा। तो जो पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट हैं, जहां पर हम एरोमेटिक प्लांट्स की बात कर सकते हैं, जैसा कि आपने कहा, एग्रो प्रोसेसिंग की हम बात करते हैं, हॉर्टिकल्चर्स की हम बात कर सकते हैं, हमारे पास कई तरह के एडवेंचर्स ट्रैक हैं, हॉस्पिटैलिटी में हम काम कर सकते हैं। आपका पहाड़ों के पोटेंशियल को कैसे हम लोगों तक ले जा पाए कि साहब यही हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट में पोटेंशियल नहीं है, हमारे पहाड़ में इससे कई गुना ज्यादा पोटेंशियल है? देखिए, उसके लिए जो है वो एक, मुझे लगता है कि उत्तरी डिस्ट्रिक्ट के लिए एक मिशन जैसा बनाना पड़ेगा, और उसके मिशन बना के उसमें एक अलग से एक उसकी एक कार्यशैली हो, उसके लिए एक अलग से एक उसका एक कार्यक्रम बने, तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि अभी जो सब मैं जो सच बात कह रहा हूँ, ये निवेशकों में ये है कि पहाड़ी क्षेत्र में कुछ भी मौजूद नहीं है, क्योंकि वहाँ से जो बहुत सारे स्किल्स हैं वो भी माइग्रेट कर गए हैं अपने, या तो उत्तराखंड की निचले 3 डिस्ट्रिक्ट्स में, या फिर उत्तराखंड के बाहर। तो मेरे ख्याल में एक उसके लिए एक हमें नया कैंपेन शुरू करना पड़ेगा, और एक नई एक तंत्र बनाना पड़ेगा। और उस तंत्र की जो मुख्य चीज़ें होंगी, वो मुझे लगता है हॉर्टिकल्चर, एग्रो प्रोसेसिंग और टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, ये 3 होना चाहिए। और इन तीनों को लेकर हमें जो है उस पर सरकार को, जो हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट हो, और ख़ासतौर से हॉर्टिकल्चर के बाद उसमें एग्रो प्रोसेसिंग हो, तो उससे जो है उन पहाड़ी क्षेत्रों को बहुत फायदा होगा। और हॉर्टिकल्चर में हम जो है वो हाई वैल्यू आयुर्वेदिक हर्ब्स को ना भूलें। उत्तराखंड की भूमि बहुत ही जो है वो अनुकूल है ये इन आयुर्वेदिक ड्रग्स के लिए, और आज आयुर्वेदा का बहुत बड़े पैमाने पर विस्तार हो रहा है, और ये सब चीज़ें अब मिलना भी मुश्किल हो रही हैं। तो अगर हम इन 10 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए एक अलग से कार्यक्रम बनाएं, एक ब्लूप्रिंट बनाएं, और उस ब्लूप्रिंट में जो है वो 3-4 सेक्टर्स ही चुने, और उन सेक्टर्स पर, हर एक सेक्टर पर हम एक जो है वो एक 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 मशीनरी बना के, एक मिशन बना के, एक चाहे वो थर्ड पार्टी को दे, और उसके साथ में मिलकर करें। और मुझे लगता है ये 3 क्षेत्र तो मेरे समझ में तो यही 3 क्षेत्र सबसे बड़े हैं। और हॉर्टिकल्चर से जुड़ा हुआ कृषि क्षेत्र तो है ही है, मगर मैं हॉर्टिकल्चर पे जोर देना चाहता हूँ, क्योंकि उसमें एग्रो प्रोसेसिंग भी हो जाती है, बहुत हाई वैल्यू एडेड भी है, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी होता है। और दूसरा जो है वो ये, जो मैंने जैसे कहा कि एडवेंचर टूरिज्म, इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, और वहीं पर जो है वो सारी इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन ही चुका है बहुत हद तक। तो मुझे लगता है कि ये जो 3 क्षेत्र हैं, उनको अगर हम ध्यान से करेंगे
तो पहाड़ी इलाकों पर जो है वो जो अभी जो एक असंतुलन बना हुआ है उसको कम करने में हम काफ़ी सफल होंगे। और ये करना आवश्यक भी है, क्योंकि हमारी जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो करीब करीब खाली होती जा रही हैं, और उसके लिए एक सिक्योरिटी का एंगल भी उस पर आता जा रहा है, और वो उनको हमें फिर से बसाना है। जो उसके कुछ गांव हैं जो बॉर्डर पर हैं उनको हमें ले जाना है। और मुझे लगता है कि ये अगर हम उत्तराखंड की सरकार हमारी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी से भी बात करके वहाँ पर एक कुछ नए अपनी अपनी एक पहल करे, स्पेशल पहल करे, तो मेरे ख्याल में ना सिर्फ उत्तराखंड को वो पूरे देश के लिए भी वो बहुत लाभदायक होगा। और इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है जो आपने कहा कि एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, एनिमल हस्बेंड्री, राजीव जी, इस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज भी प्राइमरी सेक्टर, स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर में आपकी 65 to 70% पॉपुलेशन डिपेंड करती है। अगर आप, हालांकि वो जीडीपी कंट्रीब्यूशन में उसका 12-14% की भागीदारी है, लेकिन जनसंख्या बड़ी आज भी वहां निर्भर करती है। बट सर, आखिर में मैं आपसे जानना चाहूंगा आपका मैसेज, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही बता दिया अपने दर्शकों को राजीव जी का एक बड़ा लगाव है देवभूमि उत्तराखंड से। मैं चाहता हूं आपका मैसेज, क्योंकि लगभग सारे इन्वेस्टर जो हैं राजीव जी को जानते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आपकी तरफ से भी एक मैसेज जाना चाहिए इन्वेस्टर्स को आपके अनुभव के लिहाज से कि देवभूमि उत्तराखंड में कितना जबरदस्त पोटेंशियल है, और अब समय आ गया है कि हिली डिस्ट्रिक्ट पे भी जो इन्वेस्टर्स हैं वो ध्यान दें। सर नहीं, मेरा कहना सिर्फ इतना ही होगा कि पुष्कर धामी साहब के नेतृत्व में जो काम हो रहा है उत्तराखंड में वो बहुत बहुत ही अच्छा है निजी निवेश के लिए, और एक ऐसा वातावरण बन रहा है जो कि इस बात पर उसका पूरा फोकस है कि कैसे निजी निवेश को बढ़ाया जाए, कैसे निजी जितने निवेशक हैं उनको लाया जाए। और अब जो सरकार है वो इस असंतुलन को, जो पहाड़ी क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र है, उस संतुलन को दूर करने के लिए भी बिल्कुल कटिबद्ध है। इस सब के चलते मेरा सारे निवेशकों से ये अनुरोध है कि इतनी सुंदर जगह, इतनी जैसे देवभूमि, वाकई देवभूमि जगह है, जिसमें जहाँ पे लोग इतने मिलनसार हैं, इतने जो हैं वो इतने मतलब इतने खुशमिजाज हैं, और इतना काम करने के लिए जो है उनमें भरसक जो है वो कोशिश है। तो उस ऐसी जगह पर निवेशकों को आपको ज़रूर आना चाहिए, और उत्तराखंड को एक ऐसा आदर्श राज्य बना लेना चाहिए कि जिसमें कि पर्यावरण, उद्योग, कृषि और रोजगार सब मिलकर और सबकी वृद्धि हो। ऋषि कश्यप, ऋषि निकोलाई। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, आपका बहुत आभार मैं व्यक्त करना चाहूंगा। अपने व्यस्त समय में से आपने समय निकाला देवभूमि उत्तराखंड के लिए, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद आपको देना चाहूंगा। राजीव कुमार, नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष, उनका कहना था कि देवभूमि उत्तराखंड में वो सब कुछ है जो एक निवेशक की जरूरत होती है, क्योंकि पिछले कुछ समय से लगातार ये राज्य पिच कर रहा है, अपने पोटेंशियल को लेकर देश दुनिया तक पहुंच रहा है, और पोटेंशियल हर जगह है। वो टूरिज्म में भी है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में भी है, वो आपका हायर एजुकेशन में भी है, वो आपका हेल्थ सेक्टर में भी है, वो आपका मैन्युफैक्चरिंग में भी है, हर जगह ये पोटेंशियल है। तो कुल मिलाकर जो 8 और 9 दिसंबर को ये ग्लोबल इन्वेस्टर मीट होने जा रही है, इससे राज्य की तरक्की सीधे जुड़ी हुई है, क्योंकि बिना प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाए आप राज्य की ना ग्रोथ रेट बढ़ा सकते हैं, ना रोजगार की संभावनाएं पैदा कर सकते हैं, ना आर्थिकी का विस्तार कर सकते हैं, ना प्रॉस्पेरिटी ला सकते हैं। लिहाजा बहुत नजर रहेगी इस निजी निवेश पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का हमारी इस खास पेशकश को देखने के लिए।